आपका सभी का इन नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग का काम जो है वो करना पड़ता है, वो कंपलसरी होता है। और जो अकाउंटिंग का काम करते समय हर एक अकाउंटेंट की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, कौन से ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं, वो हम डिटेल में आज के वीडियो में देखने वाले। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ये जो वीडियो है बहुत सारे जो अकाउंटेंट है उनके साथ शेयर कीजिए। चलो हम देखते हैं कि वन बाय वन हम अपने अकाउंटेंट के क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मेनली जो अकाउंटेंट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं मैंने 4 पार्ट में डिवाइडेड किए। वो 4 पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट तो एक ही पहला जो होता है कि प्री अकाउंटिंग मीन्स सिर्फ अकाउंटेंट का ऐसा नहीं कि हमारे जो अकाउंटिंग के जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है नॉट ओनली सिर्फ हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, मगर और रिकॉर्ड करने के पहले कुछ प्री वर्क करना पड़ता है। अकाउंटिंग के पहले कुछ काम करना पड़ता है, तो हम देखेंगे कि क्या क्या काम करने पड़ते हैं। उसके बाद में आता है कि वो काम होने के बाद अकाउंटिंग का मेन आता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसको हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करते हो, कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन होते हो देखेंगे। उसके बाद में आता है कि हमारा पोस्ट अकाउंटिंग काम क्या क्या होता है, कि नॉट ओनली अकाउंटिंग होने के बाद हमारा काम अकाउंटेंट का काम जो है पूरा नहीं होता, उसके बाद में ही बहुत सारे काम जो है वो अकाउंटेंट को करने पड़ते हैं। वो यहाँ पे हम पोस्ट अकाउंटिंग सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में होता है कि ये सब करते समय एज एन अकाउंटेंट को बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ क्या है कि कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। करेक्ट है। तो वो देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन जो है वो किससे किससे कैसे कैसे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री अकाउंटिंग क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो प्री अकाउंटेंट में जो है होता है कि सबसे पहले इसमें होते हैं कि हमारे 9 टाइप के अलग अलग जो काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे कौन से काम करने पड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है कि चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ परचेस बिल्स। जो परचेस बिल, जो एक्सपेंसेस बिल जो होते हैं वो हमें चेक करने पड़ते हैं कि जो हमारे परचेस ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग बराबर क्वांटिटी, रेट है, अमाउंट है बराबर है कि नहीं, कैलकुलेशन वहां पे करेक्ट किया नहीं है क्या नहीं। जो भी स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है अपना जीएसटी के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, वो जो इंफॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो परचेज बिल्स में है क्या नहीं है, जो टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट किया है कि नहीं, वो सब चीजें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है ताकि अकाउंटिंग हम करेक्टली कर सके। अगर उसमें वेरिफिकेशन में बहुत बार होता है कि कुछ एरर आ जाती है तो हमें वो कंसर्न डिपार्टमेंट को वापस क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये एरर आई है और आप उसको हमें इनवॉइस से वो करेक्ट करवा के दे दो। तो ये होता है कि फर्स्ट काम होता है कि जो भी बिल्स आते हैं अपने पास उसको वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद में एक ही सेल्स इनवॉइसेस है वो बनाने पड़ते हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है होते हैं उसमें सेल्स का जो इनवॉइसेस है नॉट ओनली हमारे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें बनाते नहीं, कभी कभी होते कि वो एक्सेल में बनाते हैं, कहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे सेल्स के इनवॉइसेस जो है वो बनाना पड़ता है। तो अलग सॉफ्टवेयर जो है वो भी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो वो जो सेल्स इनवॉइस है वो भी अकाउंटिंग के पहले बनाना पड़ता है ताकि सेल्स इनवॉइस होने के बाद वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर सकेंगे। ये होता है कि जब तक हमारा सेल्स इनवॉइस नहीं बनेगा तब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। तो सेल्स इनवॉइस जनरेट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट का रहता है। उसके बाद में आता है कि पीटी कैश हैंडलिंग करना पड़ता है। छोटे मोटे अभी तो बहुत सारा अभी क्या है कि मोर देन 98-99% जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो जो है ऑनलाइन, एनईएफटी, आरटीजीएस
या बल्क अपलोडिंग फाइल्स वगैरह होते हैं तो उसके थ्रू करते हैं, और कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं हम चेक वगैरह इश्यू करते हैं। मगर फिर भी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं कि नॉमिनल कुछ छोटा मोटा खर्चा होता है, तो हमें पिटी कैश के कुछ पेमेंट्स है वो करने पड़ते हैं कैश के थ्रू। तो उसके लिए अकाउंटेंट को अपने कुछ कैश है वो भी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, और हर रोज जो भी कैश बैलेंस है वो क्या करना पड़ता है, हमें मैच टैली करना पड़ता है। तो और एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमें पिटी कैश हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वहां पे मिसमैच होने की चांसेस भी होती है। उसके बाद में देखेंगे हम कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं कि चेक है, चेक प्रिपेयर करने पड़ते हैं कि किसी को अगर चेक देने का तो उनके नाम पे चेक लिखने का अमाउंट वगैरह सब चीजें हो जाता है। कहाँ कहाँ पे तो चेक प्रिंटिंग वगैरह जो एक्टिविटीज है वो अकाउंटिंग के साथ में करते हैं, ताकि उनका चेक प्रिंटिंग है एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग एंट्री होने के बाद ऑटोमेटिकली चेक जो है प्रिंट भी हो जाता है। मगर कहाँ पे जो होता है कि वो फैसिलिटी नहीं होता है तो उस समय अकाउंटेंट को खुद को ही अपने हाथ से चेक बनाना पड़ता है। वेंडर पेमेंट से जहां जहां पे मोर देन 90% ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो पेमेंट्स करने पड़ते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन तो होते हैं, मगर कभी कभी कहाँ पे तो जो बल्क अपलोड है मीन्स एक ही साथ में मोर देन 20 वेंडर्स है उनको बल्क अपलोडिंग फाइल करते समय ही उनका पेमेंट हो जाता है। मीन्स जो बल्क अपलोड पेमेंट अपलोड की फाइल है वो बनानी पड़ती है, उसको अपलोड करना पड़ता है हमारे बैंक्स में। उसमें जो बाद में होता है कि हमारा बैंक बैलेंसेस है वो हर समय चेकिंग करना पड़ता है, करेक्ट है। तो जो भी हमें पेमेंट करना पड़ है आज का, तो उतना बैंक में हमारे पास अवेलेबल फंड्स है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, वो चेक करना पड़ता है। अदरवाइज क्या है कि हम चेक किसी को इश्यू करेंगे वो रिटर्न आ जाएगा बैंक में बैलेंस नहीं है इसके लिए, या जब हम ट्रांजेक्शन करने के लिए जाएंगे ऑनलाइन रहेगा तो क्या होगा, वो ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होगा। तो इसके लिए बैंक बैलेंस चेक करने का एक जो है इम्पोर्टेंट काम जो है वो ईच एंड एवरी अकाउंटेंट करना। मैं तो बोलता है कि जो अकाउंटेंट लोग है कि ईच एंड एवरी बिफोर स्टार्ट of any accounting work that each and every accountant should check the बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस है तो हम आगे जाके सब चीजें करते हैं, अगर बैंक बैलेंस ही नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। तो बैंक बैलेंस चेक करने का इम्पोर्टेंट है। बाद में कि फंड ट्रांसफर करते हैं कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर वगैरह कुछ एंट्रीज है वो भी यहाँ पे करने पड़ते हैं। उसके बाद में आता है कि हमारा जो आता है कि सैलरी वर्किंग, जो भी एम्प्लॉय हमारे पास जॉब करते हैं काम करते हैं उनका सैलरी कैलकुलेशन करना पड़ता है। सैलरी कैलकुलेशन होने के बाद वो तो मंथ्स में एक बार होता है कि कुछ लोगों का 1 तारीख को पेमेंट होता है, 5 तारीख को कहाँ कहाँ पे होता है, कभी कभी 7 तारीख को होता है। तो सैलरी कैलकुलेशन होने के बाद में जो एम्प्लॉय की नेट सैलरी है वो हमारे बैंक में अपलोड करना पड़ता है, और हर एक एम्प्लॉय के सैलरी में एम्प्लॉय के सैलरी अकाउंट में सैलरी जो है क्रेडिट हो जाती है। उसके बाद में आता है कि प्रीपेड प्रोविजन जो वर्किंग है मंथली बेसिस पे जब हम P&L क्लोज करते हैं तो प्रीपेड कौन से एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्री तो उसी समय वर्किंग है वो करना पड़ता है। उसके बाद में होता है कि हम आउटस्टैंडिंग प्रोविजन से वो करना पड़ता है कि कुछ पेमेंट से हमें इस महीने में करना चाहिए था मगर वो हमने डिलेड किया है, मगर उसका जो प्रोविजन है यहाँ पे हमें करना जरूरी होता है। डिप्रिसिएशन वर्किंग है तो हर महीने हमें क्या है कि डिप्रिसिएशन है वो बहुत बार हमारे जो है ईयरली बेसिस पे करते हैं। तो ईयरली बेसिस पे करेंगे तो ऑडिटर से वो उसको ही करना वो ही यहाँ पे करते हैं। मगर कहाँ कहाँ पे क्या है कि मंथली बेसिस पे हम जो P&L क्लोज करते हैं तो उस समय डिप्रिसिएशन का वर्किंग है वो भी यहाँ पे मंथली बेसिस पे करना पड़ता है। बाद में कि फंड प्लानिंग करना पड़ता है कि आज अगर हमारे पास एक अमाउंट है मगर हमें कितना अमाउंट पेमेंट करने का है, कितना हमें
पेमेंट एक्सपेक्टेड है हमारे क्लाइंट से, और हम कितना पेमेंट कर सकते हैं, कितना बैलेंस हमें मेंटेन करने का है इन फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, वो सभी का प्लानिंग करना पड़ता है। हमारा ईएमआई है, किसी ने लोन लिया है तो उसका ईएमआई कब जाने वाला है, कोई स्टैट्यूटरी पेमेंट्स करने का है तो उसके लिए फंड्स अवेलेबल है कि नहीं, तो उसके लिए फंड्स प्लानिंग है वो हमें करने पड़ते हैं, कि अकाउंटेंट को फंड्स प्लानिंग करना पड़ता है। ये हो गए हमारा प्री अकाउंटिंग का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें के बाद में होता है कि हम जो अकाउंटिंग के समय हम कौन से टाइप के जो अकाउंटिंग के वाउचर्स है वो बनाने पड़ते हैं, हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है कि हमारा कौन सा सेल्स अकाउंटिंग, जो भी हम इनवॉइस रेज करते हैं उसका अकाउंटिंग है, सेल्स अकाउंटिंग करना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद में होता है कि आपका परचेस अकाउंटिंग, करेक्ट है। तो परचेस अकाउंटिंग है वो जो भी हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, सर्विसेज परचेस करते हैं, तो उसका परचेस का जो अकाउंटिंग है यहाँ पे करना पड़ता है। उसके बाद में होता है कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ ट्रांसपोर्ट है, फ्रेट चार्जेस है, कुछ लेबर चार्जेस पेमेंट की हमने, तो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट रिलेटेड टू रेवेन्यू जो एक्सपेंसेस होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है, एक्सपेंसेस के जो इंट्रीज है वो यहाँ पे अकाउंटिंग करने पड़ेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी सपोर्ट फंक्शंस होते हैं और वो फंक्शन के लिए हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है कुछ हमने ऑफिस रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है, टेलीफोन है, कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, कुछ ऐसे ऑफिस के रिलेटेड प्रिंटिंग, स्टेशनरी, हाउसकीपिंग, ये सब एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है कि उसका भी अकाउंटिंग यहाँ पे करेंगे। एम्प्लॉय का सैलरी अकाउंटिंग है, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो उसका जेवी एंड पेमेंट वाउचर है यहाँ पे। एम्प्लॉय सैलरी के अकाउंटिंग आएंगे। एम्प्लॉय सैलरी होते हैं कहाँ पे, एम्प्लॉय को ऑफिस के काम से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन काम से बाहर जाना पड़ता है, और वो एम्प्लॉय हमारे जेब से, उनके खुद के जेब से क्या करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, उनको रिम्बर्समेंट देना पड़ता है, तो रिम्बर्समेंट का जो है वो भी अकाउंटिंग करना पड़ता है। और बैंकिंग अकाउंटिंग होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में होता है कि रिसीट, जो अमाउंट है हमारे बैंक में हमारे क्लाइंट से आए हैं, तो यहाँ पे रिसीट अकाउंटिंग है, पेमेंट करना पड़ता है, जो भी हमने बल्क अपलोडिंग किया, चेक इशू किया, उनके यहाँ पे इंट्रीज अकाउंटिंग इंटर करना पड़ता। कॉन्ट्रा एंट्री में आता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर फंड्स ट्रांसफर किया तो कॉन्ट्रा एंट्री में आ जाता है। उसके बाद में कि बैंक चार्जेस डायरेक्टली, कुछ मंथली चार्जेस होता है, कुछ हमने कुछ एक्टिविटीज के अदर देन रेगुलर ट्रांजेक्शन, तो बैंक हमारे अकाउंट से कुछ अमाउंट है वो डेबिट करते, उसका बैंक चार्जेस का अकाउंटिंग है वो भी करना पड़ता है। पीटी कैश जो है, रिसीट पेमेंट, जो भी हमें पीटी कैश से ट्रांजेक्शन हुए यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है अकाउंटेंट को। डेबिट नोट रेज किया, उसके अकाउंटिंग, क्रेडिट नोट है, उसके बाद में उसके अकाउंटिंग करने पड़ते हैं। और डेबिट नोट क्रेडिट नोट इतना ज्यादा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, मगर वो करना ही पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद में कि ईएमआई, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लोन जो है लिया जाता है, तो उनका कुछ व्हीकल है, कुछ मशीनरी परचेस किया है, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में लोन लिया है, तो उसका लोन्स एंड इंस्टॉलमेंट है, उसका प्लान जो होता है ऑलरेडी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी ईएमआई जाते हैं उसका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, उसका बाइफरकेशन के साथ हमारा एंट्री करना जरूरी है, ताकि हमें कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग लोन है वो यहाँ पे हमें पता चलता है। उसके बाद में कि कैपिटल एंड फिक्स एसेट अकाउंटिंग, जो भी हमारा कैपिटल एसेट्स होता है, तो फिक्स एसेट बोला जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में उनको, तो उस समय जब हम परचेस करते हैं कैपिटल एसेट, तो उनका अकाउंटिंग करना ज्यादा जरूरी है। हमारा कैपिटल वाउचर में उनको अकाउंटिंग करना पड़ता है। उसके बाद में लोन्स एंड एडवांसेस, जो भी हम कुछ लोन लिया तो हमें लोन्स एंड एडवांसेस के अंडर अकाउंटिंग करेंगे, कहाँ कहाँ पे हमने एडवांस दिया, एम्प्लॉय को एडवांस दिया, किसी वेंडर को एडवांस दिया, तो वापस रिकवर करना, उनका अकाउंटिंग करना यहाँ पे पड़ता है। बाद में कि जर्नल अकाउंटिंग होता है, तो जर्नल अकाउंटिंग में होता है कि
हमने कुछ प्रोविजंस जो वर्किंग किया है उसका अकाउंटिंग करना, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, डिप्रिसिएशन से, कुछ रेवेन्यू का प्रोविजन, कुछ सेल्स के प्रोविजन से। तो ये सब चीजें का प्रोविजन जब करते हैं तो जनरल अकाउंटिंग में करना पड़ता है। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग वाउचर। ये सब टाइप के जो अकाउंटिंग वाउचर से हमें अकाउंटेंट को करना पड़ता है। और ये अकाउंटिंग होने के बाद में पोस्ट अकाउंटिंग हमें कुछ जो काम है वो करने पड़ते हैं, वो देखेंगे हम कि पोस्ट अकाउंटिंग हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो पोस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले आता है कि स्टैट्यूटरी वर्किंग है वो करना पड़ता है। अभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो टाइप के स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होते हैं। तो उसमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में मेनली अकाउंटेंट को ये हो जाता है कि जो जीएसटी वर्किंग है तो हर समय उसको GSTRN 1 फाइल करना पड़ता है एवरी 11th ऑफ एवरी मंथ, और 3 भी फाइल करना पड़ता है एवरी 20th के समय। और जब हम वर्किंग करना पड़ता है अकाउंटिंग होने के बाद में, परचेज सेल्स अकाउंटिंग होने के बाद ये वर्किंग होता है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, वो जो पर्टिकुलर पेमेंट है वो करते हैं। अगर जीएसटी जितना पेमेंट आया है, ये होता है कि टीडीएस वर्किंग और पेमेंट करना पड़ता है। अकाउंटिंग में जब भी हम किसी को पेमेंट दिया, किसी के सर्टन जो पेमेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल रहेगा, टेक्निकल फीस है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर है, उनको पेमेंट किया तो टीडीएस का जो डिडक्शन होता है। तो अकाउंटिंग करते समय अकाउंटेंट को टीडीएस डिडक्शन करना बहुत ही जरूरी है ताकि उसका जो कंप्लायंस है वो ठीक से हो सके। तो टीडीएस वर्किंग जो है पोस्ट अकाउंटिंग करना पड़ता है, और उसका पेमेंट है नेक्स्ट मंथ में, सब्सिक्वेंट मंथ में पेमेंट करना चाहिए। उसके बाद में कि पेमेंट डिटेल है, हमारे जो वेंडर है हम पेमेंट करते तो अकाउंटिंग होने के बाद जो पेमेंट डिटेल है हमारे वेंडर्स को पेमेंट कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट किया, कितना हमने अगर टीडीएस रिडक्शन किया तो वो शेयर करना जरूरी है ताकि वहां पे उनके यहाँ पे वो रिकॉर्ड कर सके। बाद में एक ही फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स अकाउंटिंग करते समय यहाँ पे अगर जनरेट हुए तो उसको फाइलिंग करना जरूरी है। अभी बहुत सारे डिजिटल हो गया है तो जो फाइलिंग है वो डिजिटल फाइलिंग करना पड़ता है कि हर एक अलग अलग सेक्शन में हमें जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमें सेव करके पढ़ना था। उसमें से कौन से डॉक्यूमेंट जो क्रिएट होते हैं, मोस्ट ऑफ होता है सेल्स इनवॉइस, सेल्स किया तो सेल्स इनवॉइस, परचेस किया तो परचेस इनवॉइसेस होते हैं। एक्सपेंसेस के बिल यहाँ पे हमें जनरेट करने पड़ते हैं। बाद में कि बैंकिंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट है, कुछ बैंक रिलेटेड एडवाइसेस जो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आता है कि पीटी कैश वाउचर से, वो पीटी कैश वाउचर कुछ पेमेंट किया तो उसका वाउचर है वो भी जनरेट यहाँ पे करना पड़ता है। और जब पीटी कैश वाउचर जनरेट होता है तो उस समय हमें क्या है कि वो वाउचर के ऊपर हमें सिग्नेचर लेना जरूरी होता है। तो एक एविडेंस होता है जो भी हमने पेमेंट किया है और रिस्पेक्टिव पर्सन को क्या है और उसका यहाँ पे वाउचर क्रिएट किया है। इनकम टैक्स डिक्लेरेशन है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, वो हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद में स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट जो होता है कि हमारा सॉरी टीडीएस एंड जीएसटी के वो भी डॉक्यूमेंट जो भी हम रिटर्न फाइल करेंगे, चलन का पेमेंट करेंगे, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन में फाइलिंग करना जरूर। उसके बाद में कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट, शॉप एक्ट लाइसेंस है, हमारे लेबर लॉ के लाइसेंस जो होते हैं, क्या अलग अलग प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तो वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, वो फाइलिंग करना पड़ता है। तो सब कस्टडी एंड रिस्पांसिबिलिटी होती है वो अकाउंटेंट की होती है। तो ईच एंड एवरी अकाउंटेंट को हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो पता होना जरूरी है। उसके बाद में एक पीटी कैश जो है वो टैली करना पड़ता है, जो भी अकाउंटिंग होने के बाद ईच एंड एवरी डे वो टैली होना जरूरी है। बाद में ऑडिट है, ऑडिट मीन्स ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम अकाउंटिंग होने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है कि ऑडिट करना पड़ता है। तो ऑडिट के लिए फेस तो अकाउंटेंट को करना पड़ता है। तो अकाउंटेंट के लाइफ में ऑडिट जो फंक्शन है वो बहुत ही क्रूशियल होता है।
जो भी उन्होंने मेहनत की है साल भर में, या जो क्वार्टर ले रहेगा क्वार्टर में और हाफ ईयर लेता हाफ ईयर में, तो वहां पे उसका क्या होता है कि एक टाइप का टेस्ट होता है कि जो भी अकाउंटिंग किया है आपने बराबर किया है कि नहीं किया, उसमें कुछ एरर्स हो गई है, अरे हुई है कि नहीं, उसको रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है कभी कभी एज पर ऑडिटर्स वेरिफिकेशन एंड एडवाइस। तो एक ऑडिट फेज है वो हमें हैंडल करना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है। बाद में एक ही अकाउंटिंग रिपोर्ट्स और एमआईएस रिपोर्ट्स है, जो भी हमने अकाउंटिंग किया तो हमें कुछ रिपोर्ट्स है वो भी यहाँ पे हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता चलता है कि रिसीवेबल कितना है, पेबल्स कितना है, बैंक के बैलेंसेस कितना आया है, खर्चा कितना हुआ है, परचेस कितना, सेल्स कितना। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स है वो बनाए जाते हैं, यहाँ पे एमआईएस रिपोर्ट बोला जाता है। तो ये हो गए हमारा पोस्ट अकाउंटिंग जो वर्क है वो यहाँ पे हमें करने पड़ते हैं इसमें। उसके बाद में ये सब करते समय हमें क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन करना पड़ता है। वो किस किस के साथ हम करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन है वेंडर के साथ। जो भी हम वेंडर के पास से हमने क्या किया कि परचेस किया, तो उसके रिलेटेड टैक्सेस से रिलेटेड कुछ है, या कंप्लायंसेस के रिलेटेड है, या पेमेंट्स रिलेटेड कम्युनिकेशन से यहाँ पे करना पड़ता है। क्वार्टरली या हाफ ईयरली हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिकंसिलेशन भी करना पड़ता है। तो उस समय वेंडर के साथ होता है, क्लाइंट के साथ भी होता है कि हमारा पेमेंट कितना आया है, कितना टीडीएस डिडक्शन हुआ है, पेमेंट का रिकंसिलेशन से बैलेंस रिकंसिलेशन वो करना पड़ता है। बैंकर के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है कि हमारा बैंकर के साथ में बैलेंसेस है कि नहीं, कुछ रेगुलर ट्रांजेक्शन से अलग कुछ ट्रांजेक्शन करना रहेगा, या कुछ फिक्स डिपॉजिट बनाने का है, कुछ बैंक गारंटीज बनाने की है, या कुछ फॉरेन रेमिटेंस वगैरह कुछ करना रहेगा, या कुछ प्रपोजल हमें रेज करने का है बैंक को, तो डॉक्यूमेंटेशन उस केस में बहुत सारा कम्युनिकेशन बैंकर के साथ हमें करना पड़ता है एज एन अकाउंटेंट को। उसके साथ ही हमें इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं कि उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। वो कौन से डिपार्टमेंट है कि परचेस डिपार्टमेंट परचेस किया, तो सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स के रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कम्युनिकेशंस करना पड़ता है। एडमिन डिपार्टमेंट है, उनके साथ कम्युनिकेशन पड़ता है। एचआर डिपार्टमेंट के साथ एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है, सैलरी पेमेंट एक्टिविटीज, रिम्बर्समेंट्स जो एक्टिविटीज हो, एचआर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। आईटी एंड सॉफ्टवेयर के साथ भी करना पड़ता है कि जब भी कोई आईटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ लाइसेंसेस रिन्यूअल करना रहेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट्स, वो सब फंक्शन होता है। कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ है, कितना स्टॉक बाकी है, कितना हमारे पास रॉ मटेरियल है, कितना फिनिश गुड्स है, वो सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ एम्प्लॉय के साथ भी होता है कि एम्प्लॉय का कुछ सैलरी बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, कम ज्यादा डेज पेबल कुछ हुआ है, इनकम टैक्स के रिलेटेड कुछ वर्किंग है, तो एम्प्लॉय के साथ भी हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो करना पड़ता है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट होता है कि मैनेजमेंट के साथ भी अकाउंटेंट को रेगुलरली डे टू डे बेसिस पे कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि उनको रिपोर्ट देने का, हमारा रेवेन्यू का अपडेट्स देने का, बैलेंसेस कितना है उनका रिपोर्टिंग करने का। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनका इंफॉर्मेशन जो है शेयर करना पड़ता है मैनेजमेंट के साथ। उनको जो भी रिपोर्ट्स है, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल करते हैं। तो मैनेजमेंट के साथ भी हमें क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। उसके बाद में आती है कंसल्टेंट। अलग अलग टाइप के कंसल्टेंट जो होते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करते हैं, अपॉइंट करते हैं। उसमें होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट, लेबर लॉ रिलेटेड कंसल्टेंट होते हैं, कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, कुछ एडवोकेट्स वगैरह कोई अपॉइंटमेंट किया है, तो उनके साथ भी अकाउंटेंट लोगों को क्या करना पड़ता है कि हमें कोऑर्डिनेशन करने पड़ते हैं। उसके बाद में आता है कि सीए एंड ऑडिटर से, कुछ सीए का सर्टिफिकेशन से बैलेंस शीट बनाने का है, या कुछ ट्रांजेक्शन के लिए कुछ हेल्प चाहिए, तो सीए के साथ भी हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। उसके बाद में ऑडिटर है, ऑडिटर क्वार्टरली ऑडिट करना रहेगा, उनका अपॉइंटमेंट है, ईयरली ऑडिटर है, उनके
इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करने पड़ते हैं, तो वो सब फंक्शन के लिए ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेशन। उसके बाद में होता है कि हमारा कंपनी सेक्रेटरी, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करना है। जो भी कंपनी रिलेटेड, आरओसी रिलेटेड, एमसीए रिलेटेड एक्टिविटीज जो होता है कि वो फाइलिंग करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तो ये सब जो काम है हमें एज एन अकाउंटेंट को करने पड़ते हैं। मैं तो इस ये पूरे जो ट्रांजेक्शन में आपको एक बार ओवरव्यू दिखाता हूँ कि क्या क्या काम जो है करना पड़ता है। एक तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस किया कि प्री अकाउंटिंग क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे देखा। उसके बाद में कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं यहाँ पे देखा। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि पोस्ट अकाउंटिंग क्या क्या काम करने पड़ते हैं, और उसके बाद में देखा कि अकाउंटिंग ये सब काम करते समय हमें कोऑर्डिनेशंस और कम्युनिकेशंस किसके साथ क्या क्या होते, ये सब चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि एज एन अकाउंटेंट जो है वो क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो करनी पड़ती। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैंने एक अकाउंटेंट फैमिली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करो, कमेंट्स करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एज एन अकाउंटेंट आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे शेयर कर लो कि इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो हम नए वीडियो जो है वो लेके आ जाएंगे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। और जो जो अकाउंटेंट है तो यहाँ पे टाइप किए आई एम अकाउंटेंट करके, मुझे भी खुशी होंगे कि हमारा जो व्यूअर्स है वो कितने लोग जो है अकाउंटेंट है करके। तो टाइप करना मत भूलिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये वीडियो बहुत सारे अकाउंटेंट के साथ शेयर करो। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बाय बाय।